बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू बिज़नेस मैथमेटिक्स 2। आज हम लेक्चर नंबर 8 करेंगे बिज़नेस मैथमेटिक्स 2 का। चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे हम, ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट मॉडल्स। पहले हम देखते हैं कि लास्ट टाइम हमने क्या किया था। तो लास्ट टाइम सेक्शन 11.5 कवर किया हमने, जिसका टॉपिक था द ड्यूअल प्रॉब्लम। उसकी हमने फार्मूलेशन देखी और फिर प्राइमल ड्यूअल सॉल्यूशंस देखे और प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस की। उसके साथ ही हमारा चैप्टर 11 जो है वो फिनिश हो गया था। आज हम चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट मॉडल्स। इसकी जनरल फॉर्म एंड अजम्पशंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मॉडल पढ़ेंगे और सॉल्यूशंस टू ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। सबसे पहले मैं चैप्टर 12 के ऑब्जेक्टिव्स और मेन टॉपिक्स आपको बता दूं कि चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ सेवरल एक्सटेंशंस ऑफ द बेसिक लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल। अभी तक हम लीनियर प्रोग्रामिंग ही पढ़ रहे हैं, सिंप्लेक्स मेथड ही पढ़ रहे हैं। तो हमने लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल सिंपल देखे, उसको हमने सॉल्व भी किया ग्राफिकल मेथड से भी और सिंप्लेक्स मेथड से भी। तो अब ये थोड़ी सी एक्सटेंशन है। तो मेनली दो एक्सटेंशंस हैं, एक असाइनमेंट मॉडल और एक ट्रांसपोर्टेशन मॉडल की। तो इसमें जो है इनकी अजम्पशंस के बारे में भी डिस्कशन होगी, डिस्टिंग्विशिंग करैक्टरिस्टिक्स, मेथड्स of solution and applications of the transportation model and the assignment model। तो दो मेन मॉडल हैं। इसकी जो डिस्टिंग्विशिंग करैक्टरिस्टिक्स हैं कि कैसे ये अलग हैं बाकियों से, ठीक है, और इनके सोल्यूशन के क्या मेथड्स हैं, उनकी एप्लीकेशंस क्या है। तो ये हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होगा इस चैप्टर में। और जो मेन टॉपिक्स हैं, द ट्रांसपोर्टेशन मॉडल है, फिर सोल्यूशन टू ट्रांसपोर्टेशन मॉडल है, असाइनमेंट मॉडल है और सोल्यूशंस टू असाइनमेंट मॉडल है, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे नए नाम, अब नए सोल्यूशंस भी देखेंगे, सिर्फ सिंप्लेक्स मेथड नहीं है। ओवरऑल सिनारियो सिंप्लेक्स मेथड का ही होगा, लेकिन कुछ और चीज़ें भी इसमें डिस्कस की जाएंगी। तो ये ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है हमारे चैप्टर 12 का और मेन टॉपिक्स हैं, ये हमने गो थ्रू किए। तो आज जो हम पढ़ेंगे इनमें से वो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल ही पढ़ेंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि उसके सॉल्यूशंस को भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया जाए। ये दो बड़े टॉपिक्स हैं। पहले तो फार्मूलेशन, जो जनरल फार्मूलेशन है ट्रांसपोर्टेशन मॉडल की, उसको हम देखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल एक हमने पढ़ा भी हुआ है, वो भी रिकॉल करेंगे। उसके बाद उनके सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि हम सॉल्यूशंस कहाँ तक इसको स्टडी कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में हम असाइनमेंट मॉडल और उसके भी सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे, मेथड्स ऑफ सॉल्यूशंस। There exists a set of mathematical programming models which are direct extensions of the standard linear programming model, ठीक है। This set of models is widely applied and includes among others the transportation model and the assignment model। तो ये याद रखना है आपने कि सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट मॉडल्स ही नहीं है एक्सटेंशंस, और भी बहुत सी हैं। लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली हम सारी की सारी चीज़ों को तो नहीं डिस्कस कर सकते। लिमिटेशंस होती हैं टाइम की, और लिमिटेशंस आपके स्कोप की भी हैं कि अभी इतना ज़्यादा मैथमेटिक्स तो आपने नहीं पढ़ा कि हम मुश्किल मॉडल्स की तरफ जाएं। तो इसमें हम दो एटलीस्ट मॉडल इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट। दीज मॉडल्स विल बी ओवरव्यूड इन दिस चैप्टर। फॉर ईच मॉडल वी विल डिस्कस द जनरल फॉर्म एंड अजम्पशंस, ठीक है। तो पहले तो जनरल फॉर्म डिस्कस करेंगे और क्या अजम्पशंस हैं इसके अंदर, ठीक है। जब भी हम मैथमेटिकल मॉडल्स बनाते हैं ना कोई अजम्पशन ज़रूर होती हैं, ठीक है, जो मे बी रियलिस्टिक ना हो, लेकिन मैथमेटिकली हमें वो रखनी पड़ती हैं, ठीक है, और फिर उन्हें सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं द ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, ठीक है। इसकी जनरल फॉर्म और अजम्पशंस देखेंगे कि क्या है। द क्लासिक ट्रांसपोर्टेशन मॉडल इन्वॉल्व्स द शिपमेंट ऑफ सम होमोजेनस कमोडिटी फ्रॉम अ सेट ऑफ ओरिजिन्स टू अ सेट ऑफ डेस्टिनेशन। आपको याद हो तो हमने एक एग्जाम्पल देखी थी चैप्टर 10 में, ठीक है, जिसमें ये चीज़ हमने डिस्कस की थी कि कुछ ओरिजिन से हमने होमोजेनस कमोडिटीज़ को शिप करना है डेस्टिनेशंस में, ठीक है। ईच ओरिजिन प्रेजेंट्स a source of supply for the commodity and each destination represents a point of demand for the commodity। कि आपने ज़ाहिर जो ओरिजिन है वो तो सोर्स है, कोई भी चीज़ है, किसी भी कमोडिटी की कोई चीज़ है, वहाँ से आपने लेनी है तो वो सप्लाई करेगा। फिर जो डेस्टिनेशन है जहाँ आपने छोड़ना है वो आपकी डिमांड है, पॉइंट ऑफ डिमांड है, ठीक है, कि वहाँ से डिमांड आई थी तो आपने सप्लाई किया ना माल उसको, ठीक है। तो जो भी आपके पास कमोडिटी है, जो भी चीज़ है, वो ओरिजिन्स जो हैं वो सप्लाई की सोर्सेज हैं और जो डेस्टिनेशन है वो पॉइंट्स ऑफ डिमांड्स हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 9 इन चैप्टर 10 अभी हमने की थी। अब अगर पिछले लेक्चर्स देखें तो हमने एग्जैक्ट ये एग्जाम्पल की थी, पेज 444 ऑफ दिस बर्डनिक बुक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, ठीक है। उस ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में अगर आपको याद हो, मैं थोड़ा सा रिकॉल कर लेता हूँ। इन दैट एग्जाम्पल द होमोजेनस कमोडिटी वाज सॉल्ट एंड सैंड to be used on roads during winter icing and snowstorms,
याद है आपको? आई होप कि आपको याद आ गया होगा कि विंटर आइसिंग और स्नो स्टॉर्म्स के दौरान रोड्स के ऊपर सैंड और साल्ट का मिक्सचर फेंका जाता है ताकि आइस मेल्ट हो जाए, ठीक है। और डेफिनेटली आइस मेल्ट हो जाएगी तो गाड़ियों स्लिप वगैरह नहीं होंगी। तो उसमें सैंड और साल्ट के जो स्टॉक पाइल्स थे ना, वो ओरिजिन थे। द ओरिजिन्स वर 2 स्टॉक पाइल्स, और 4 जोन्स में हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट करना था, ईच कैरेक्टराइज्ड बाय अ मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी। उसमें कैपेबिलिटी थी कितनी स्टोरेज की जा सकती है। द डेस्टिनेशंस वर द 4 जोन्स ऑफ द सिटी, 4 जोन थे सिटी के, वहाँ पे आपने भेजना था। तो ईच कैरेक्टराइज्ड बाय एन एक्सपेक्टेड नीड डिमांड ड्यूरिंग अ गिवन स्टोर। तो हर जोन की अपनी अपनी डिमांड है, ठीक है, रोड्स के हिसाब से, स्नो के हिसाब से कि कितनी डिमांड है। तो 2 स्टॉक पाइल से आपने 4 जोन्स को आपने सप्लाई करने थी सॉल्ट एंड सैंड का मिक्सचर। तो ये इसमें 2 ओरिजिन्स और 4 डेस्टिनेशंस थी, ठीक है। तो ये भी एक ट्रांसपोर्टेशन मॉडल था। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जाएं वापस उसी लेक्चर में और देखें जहां पे हमने एग्जांपल 9 पढ़ी थी। ये पेज 444 ऑफ बर्डनिक है, जाके बुक में भी आप देख सकते हैं। दोबारा से उसको पढ़े, आपको थोड़ा बहुत रिफ्रेश हो जाएगा कि ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहली जो अजम्पशन है ट्रांसपोर्टेशन मॉडल की, वो क्या है? द स्टैंडर्ड मॉडल अस्यूम्स होमोजेनस कमोडिटी, ठीक है। होमोजीनियस या होमोजेनस जो भी आप पढ़ लें। होमोजीनियस कमोडिटी क्या होती है कि एक जैसी, कि उनकी करैक्टरिस्टिक्स जो कमोडिटी की है वो एक जैसी है। यानी कि जो सॉल्ट एंड सैंड जो हम भेज रहे हैं 4 जोन्स में, वो ऐसा नहीं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, यानी वो बड़ा डिफरेंस नहीं है। जो जोन 1 में सॉल्ट जा रहा है वही जोन 4 में भी सॉल्ट जा रहा है, ठीक है। और जो 2 डेस्टिनेशन अलग अलग है उनमें भी सेम तरह की सैंड पड़ी है। ये नहीं है कि एक तरफ आप बहुत अच्छी भेज दें, दूसरी तरफ आप इस तरह लो लेवल की, लो क्वालिटी की भेज दें। तो जो होमोजेनस कमोडिटीज़ का मतलब यह है कि उनमें होमोजीनियस एक जैसी चीज़ को कहा जाता है, ठीक है। तो होमोजीनियस कमोडिटीज़ मतलब उनकी करैक्टरिस्टिक्स एक जैसी हैं, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन वो कोई इंटेंशनली हम ऐसा नहीं करेंगे। एक जैसी सोर्स जो सप्लाई है वो हम करेंगे, ठीक है। दिस फर्स्ट assumption implies that there are no significant difference in the characteristics of the commodity available at each origin, ठीक है। तो no significant difference, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है। मतलब अगर आप एक ही जगह से आप उठाएं में भी उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाए, ठीक है। लेकिन यह है कि उनमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होगा कि नज़र आ रहा हो कि यार ये दोनों चीज़ें ही अलग हैं, ठीक है। तो दिस सजेस्ट दैट अनलेस अदर रिस्ट्रिक्शंस एग्जिस्ट ईच ओरिजिन कैन सप्लाई यूनिट्स टू एनी ऑफ द डेस्टिनेशंस, क्योंकि सेम जो सोर्सेज ऑफ ओरिजिन थे, जो सप्लाई वाली जगह थी, उनमें एक जैसी चीज़ पाई जाती है, एक जैसी करैक्टरिस्टिक्स की हैं चीज़ें, तो वो कहीं पे भी शिप कर देंगे। वो ये नहीं है कि अब जोन 1 में ही भेजना है या जोन 2 में ही भेजना है। तो हर ओरिजिन से हर डेस्टिनेशन में जाने की कैपेसिटी है, ठीक है ना। तो ये पहली अजम्पशन है। फिर सेकंड अजम्पशन क्या है? अजम्पशन 2, द स्टैंडर्ड मॉडल assumes that total supply and total demand are equal, ठीक है। अब वो assumption 2 है जो आपने देखी कि हमने एग्जाम्पल 9 में नहीं कहा था कि डिमांड सप्लाई इक्वल होंगी, लेकिन यह है कि कम से कम जितनी डिमांड है वो पूरी ज़रूर करेंगे हम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि अब जो स्टैंडर्ड मॉडल है ना ट्रांसपोर्टेशन का, वो अस्यूम ये करता है कि आपकी डिमांड और सप्लाई इक्वल होते हैं। अगर आपने कहीं इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ी हो तो वहाँ पर भी ऐसा ही होता है। इक्विलिब्रियम क्या होता है? जहाँ डिमांड सप्लाई बराबर हो जाए, ठीक है ना। तो इक्वालिटी जो है डिमांड और सप्लाई में, ये एक अजम्पशन हम रखते हैं ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में। दिस सेकंड अजम्पशन इज रिक्वायर्ड बाय अ स्पेशल सोल्यूशन एल्गोरिथम फॉर दिस टाइप ऑफ मॉडल। मैंने आपको पहले भी मेंशन किया कि आगे हमने स्पेशल एल्गोरिथम पढ़ने हैं सोल्यूशंस के लिए, तो उनके लिए ये रिक्वायरमेंट होगी कि डिमांड और सप्लाई इक्वल रखी जाए, ठीक है, वरना हो सकता है कि ये सॉल्वेबल ना हो। अब ये देखिए छोटी सी एक पिक्चर है जिसमें m ओरिजिन्स हैं। ये लेफ्ट साइड पे जो आप देख रहे हैं 1 2 अप टू m, ये ओरिजिन्स हैं, यानी इनमें ये स्टॉक पाइल्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं, वेयर हाउसेज हो सकते हैं जहाँ से चीज़ें आपने शिप करनी है। और राइट साइड पे जो 1 2 3 अप टू n लिखा हुआ, ये डेस्टिनेशंस हैं, n डेस्टिनेशंस, ठीक है। हमारी एग्जांपल में m2 था और n4 था, क्योंकि 2 ओरिजिन्स थे, 4 डेस्टिनेशंस थी। अब ये m और n कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, 10 10 15 10 जो मर्जी आप कर लें। तो जहाँ से जो मेन स्टोर्स हैं, जो मेन वेयर हाउसेज हैं, वहाँ से आपने सप्लाई करना है, तो वो हमारे ओरिजिन्स हैं। और शॉप्स कह लें, मार्केट्स में जो बड़ी बड़ी शॉप्स हैं उनमें आपने सप्लाई करना है, तो वहाँ से डिमांड आपको आती है, तो वो आपकी डेस्टिनेशंस हो जाएंगी, ठीक है। तो ये डिमांड सप्लाई सिस्टम है, थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, ठीक है। इस पिक्चर को सामने रखते हुए हम एक जनरल मॉडल स्टेट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का, ठीक है। लेट अस स्टेट द जनरलाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन मॉडल एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चर शोन इन द अबव फिगर, ठीक है। तो इसी को अब फिगर को रखते हुए जहन में हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो जनरलाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन मॉडल होगा। इफ xij इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम ओरिजिन i टू डेस्टिनेशन j,
तो एग्जांपल 9 में अगर आप वो जो अभी मैंने रिकॉल किया एग्जांपल, अगर उसको आप जहन में रखें तो हमने वहाँ पे x1, x2, x3, x4 इस तरह से नहीं दिए थे डिसीजन वेरिएबल, हमने दो सबस्क्रिप्ट दिए थे x12, 11, 31। उसका क्या मतलब था? x11 का मतलब कि फर्स्ट ओरिजिन से फर्स्ट डेस्टिनेशन, x21 का क्या मतलब था कि सेकंड स्टॉक पाइल से फर्स्ट जोन तक या सेकंड ओरिजिन से फर्स्ट डेस्टिनेशन तक, इस तरह। तो पहला सबस्क्रिप्ट जो है वो ओरिजिन को और सेकंड सबस्क्रिप्ट डेस्टिनेशन को। तो यहाँ पे हम x i j कह रहे हैं, i फॉर ओरिजिन, j फॉर डेस्टिनेशन। c i j उनके कोएफिशिएंट्स हैं, यानी x i j का कोएफिशिएंट c i j है। कंट्रीब्यूशन टू द ऑब्जेक्टिव फंक्शन फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटिंग वन यूनिट फ्रॉम ओरिजिन i टू डेस्टिनेशन j। तो बेसिकली ये कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट की ज़रा मीनिंग होती है, इंटरप्रिटेशन होती है। तो ये हमने इंटरप्रिटेशन लिखी है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो उस i ओरिजिन i से डेस्टिनेशन j में जो वन यूनिट आप सप्लाई कर रहे हैं ना, उसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो कांस्टेंट से आती है। ठीक है, कि अगर आप कांस्टेंट कोएफिशिएंट उसका 3 है, 3xij लिखा हो, 3x12, इसका मतलब है कि उसकी कॉस्ट या उसका लेबर आवर या जो भी है वो 3 टाइम्स, वन यूनिट के लिए 3 है, तो अगर x यूनिट्स है तो 3 टाइम्स x हो जाएगा। ठीक है, तो वन यूनिट की जो कंट्रीब्यूशन है वो कोएफिशिएंट होता है। तो cij xij के कोएफिशिएंट्स हैं। फिर उसके बाद si, नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल एट ओरिजिन 1, si नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल, तो ये कैपेसिटी है ओरिजिन 1 की, कि ओरिजिन 1 में ज़्यादा से ज़्यादा इतने यूनिट्स हैं तो इससे ज़्यादा सप्लाई नहीं कर सकते, तो ये उसकी कैपेसिटी हो गई ओरिजिन 1 की। ठीक है, कि जितना भी आप सप्लाई कर रहे हैं ओरिजिन 1 से, वो S1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, S1 से ज़्यादा होगी तो वहाँ से आप सप्लाई कर ही नहीं सकते। ठीक है, M क्या है? नंबर ऑफ ओरिजिन्स, N क्या है? नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस। ये तो पहले फिगर में भी हम देख चुके हैं। तो इन वेरिएबल्स को मद्देनज़र रखते हुए जो जनरलाइज्ड मॉडल जो होगा वो हम इस तरह से स्टेट कर सकते हैं। द जनरलाइज्ड मॉडल कैन बी स्टेटेड एज फॉलोज, मिनिमाइज z इज इक्वल टू, अब देखें जितने भी ये वेरिएबल्स है x11, x12 अप टू x1n, फिर x21, 22 अप टू 2n, 31, 32 अप टू 3n, फिर m1 अप टू mn। ठीक है, तो ये mn वेरिएबल्स हैं, उन सब के साथ कोएफिशिएंट्स भी हैं, c11 x11, c12 x12 सो ऑन अप टू cmn xmn। ठीक है, जो एग्जांपल 9 थी उसमें 2 ओरिजिन्स थी, 4 डेस्टिनेशंस थी, तो 8 वेरिएबल्स थे। ठीक है, x11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, तो 8 वेरिएबल्स आ गए थे। तो ये डिपेंड करता है जितने भी, अगर 3 ओरिजिन 4 डेस्टिनेशन हो तो 12 वेरिएबल्स बन जाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट टू x11 प्लस x12 अप टू x1n इक्वल टू s1, क्योंकि सप्लाई और डिमांड हमने इक्वल रखनी है। वैसे तो क्या था कि देखिए सप्लाई कंस्ट्रेंट क्या है कि जो आपने कहा कि जितने भी आप ओरिजिन 1 से सेंड कर रहे हैं, तो ओरिजिन 1 से क्या होगा कि सबस्क्रिप्ट पहला 1 ही रहेगा, x1 फर्स्ट ओरिजिन से जोन डेस्टिनेशन 1, 1 2 का मतलब फर्स्ट ओरिजिन से सेकंड डेस्टिनेशन, फर्स्ट ओरिजिन से थर्ड डेस्टिनेशन। सो x11 से 1n तक पहले ओरिजिन से तमाम की तमाम डेस्टिनेशंस को जितना हमने सप्लाई किया है वो सप्लाई S1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ओरिजिन 1 में ज़्यादा से ज़्यादा जो अवेलेबिलिटी थी वो S1 थी, तो उसको इक्वल कर दिया कि सप्लाई आपकी S1 की इक्वल है। इसी तरह सेकंड ओरिजिन से क्या हो जाएगा, 21, 22 अप टू 2n, सेकंड ओरिजिन के S2 के इक्वल हो गया। इसी तरह चलते जाएं तो mth जो ओरिजिन है वो क्या होगा, x1 m1 m2 अप टू mn, ये इक्वल हो जाएगा आखिरी ओरिजिन की कैपेसिटी के जो कि sm था। ठीक है, तो ये सारे के सारे सप्लाई कंस्ट्रेंट्स हैं, ये जो पहले 1 से m तक लिखे हुए हैं ये सप्लाई कंस्ट्रेंट्स हैं, ये आपके देखें लिख भी दिया आपने यहाँ पे सप्लाई कंस्ट्रेंट्स। फिर डिमांड कंस्ट्रेंट्स क्या कहते हैं कि आपने जो सब तमाम ओरिजिन से जो एक डेस्टिनेशन को गया है, यहाँ पे क्या किया था हमने पहले, एक ओरिजिन से तमाम डेस्टिनेशंस तक, अब क्या कह रहे हैं तमाम ओरिजिन से एक डेस्टिनेशन तक। तो पहले से m1, ठीक है, 1 1 2 1 3 1 अप टू m1, ये सारे के सारे डिमांड के इक्वल होने चाहिए कि जितने तमाम के तमाम ओरिजिन से जो आपने पहली डेस्टिनेशन में भेजे हैं क्या वो उसकी डिमांड को मीट कर रहे हैं कि नहीं। वहाँ से डिमांड फ्लड से आई थी किसी जगह से 100 यूनिट्स हमें चाहिए, 100 यूनिट्स चाहिए, अब आपने एक जगह से नहीं भेजे, 4-5 जगहों से भेज दिए उनको यूनिट्स, तो अब आपको एट द एंड देखना पड़ेगा ना उन 4-5 ओरिजिन से ऐड करके देखें उन सबको कि क्या वो 100 के इक्वल हुए हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये डिमांड और सप्लाई के कंस्ट्रेंट्स हैं, दो m और n कंस्ट्रेंट्स हैं। m ओरिजिन्स थे तो सप्लाई वहाँ से होनी थी, n डेस्टिनेशंस थी तो डिमांड वहाँ से होनी थी, इसलिए देखिए सप्लाई कंस्ट्रेंट्स m हैं और डिमांड कंस्ट्रेंट्स n है, तो ये टोटल स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स m प्लस n कंस्ट्रेंट्स बने हैं ये। ठीक है, टोटल m प्लस n कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे बने, m प्लस n कंस्ट्रेंट्स, ये स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स की बात कर रहा हूँ।
ठीक है। ये आखिर में ये तो हम लगते हैं ना कि एक्स आई जे ऑल आर नॉन नेगेटिव। ये क्यों नेगेटिव नॉन नेगेटिव हैं? क्योंकि ये सप्लाई ये यूनिट्स है, नंबर ऑफ यूनिट्स तो नेगेटिव नहीं हो सकते। ठीक है, तो एक्स 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 ये सारे के सारे नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स हैं। ठीक है, इम्प्लिसिट इन दिस मॉडल इज द बैलेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड। हमने अजम्पशन 2 क्या पढ़ी थी? एग्जाम्पशन 2 हमने कहा था कि सप्लाई और डिमांड इक्वल होनी चाहिए। तो ये भी एक कॉन्स्ट्रेंट आ गया आपके पास कि S1 प्लस S2 अप टू SM शुड बी इक्वल टू D1 प्लस D2 अप टू DN। ठीक है, तो सप्लाई और डिमांड आपकी इक्वल होनी चाहिए थी, तो वो हमने इक्वल रख ली। आई गेस कि यहाँ पे मैं DI लिखना भूल गया हूँ, तो यहाँ पे आप लिख लें कि DI जो हम लिखते जा रहे हैं, ये DI आपके पास नंबर ऑफ़ यूनिट्स डिमांडेड हैं। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड एट डेस्टिनेशन J। ठीक है, क्योंकि डिमांड तो डेस्टिनेशन से आती है ना, एट डेस्टिनेशन J, ये DJ कह दे इसको, DJ एट डेस्टिनेशन J। ठीक है, तो ये मैं टाइप करना भूल गया था। तो SI सप्लाई नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल एट ओरिजिन I, यानी कि सप्लाई कितनी की जा सकती है, और DJ क्या कि डेस्टिनेशन J पे कितनी डिमांड है। ठीक है, तो उसके बाद हमने ये D1 अप टू DN ये हमने लिखा, यहाँ पे भी दिए। तो ये लेफ्ट साइड पे सप्लाई है और राइट साइड पे डिमांड है। टोटल सप्लाई टोटल डिमांड शुड बी इक्वल। ठीक है, तो ये आपकी टोटल सप्लाई है। ठीक है, और जो डिमांड है आपकी वो ये है राइट साइड पे। ठीक है, तो टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड इक्वल हो गई एक दूसरे के। द ट्रांसपोर्टेशन मॉडल इज अ वेरी फ्लेक्सिबल मॉडल विच कैन बी अप्लाइड टू प्रॉब्लम्स दैट हैव नथिंग टू डू विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज़। अब ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में कोई और सिनारियोज भी आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने कमोडिटीज़ ही डिस्ट्रीब्यूट करनी है, एक जगह से उठा के दूसरी जगह भेजने का नाम ही ट्रांसपोर्टेशन मॉडल नहीं है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन मॉडल एप्लीकेबल है जहाँ पे सिर्फ कमोडिटीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन की बात ना भी हो। अगर अजम्पशंस फुलफिल हो रही हैं ट्रांसपोर्टेशन मॉडल की, तो हम उसको ट्रांसपोर्टेशन मॉडल से मॉडल किया जा सकता है। ठीक है, फार्मूलेट किया जा सकता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है इस मॉडल में। ठीक है, बहरहाल फ़िलहाल तो हम ये ट्रांसपोर्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज़ ही पढ़ रहे हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल में कैसे ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, ये है जॉब प्लेसमेंट स्क्रीनिंग। अब देखिए, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल था, लेकिन अब हम जॉब प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। हमने कोई कमोडिटीज़ उठा के तो कहीं डेस्टिनेशंस में नहीं फेंकनी, लेकिन जॉब्स प्लेसमेंट में भी आप देखेंगे कि सिनेरियो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का ही है। ठीक है, तो ये एग्जांपल आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग देगी ट्रांसपोर्टेशन मॉडल की, कि क्यों हम इसको ट्रांसपोर्टेशन मॉडल कह रहे हैं। ठीक है, अ जॉब प्लेसमेंट एजेंसी वर्क्स ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस विद एम्प्लॉयर्स। ठीक है, कोई जॉब प्लेसमेंट एजेंसी है। पाकिस्तान में इस तरह की कम एजेंसीज़ हैं, लेकिन अगर आप बाहर देखें मुल्कों में, इवन दुबई वगैरह में भी आप देखें, तो ये जॉब प्लेसमेंट एजेंसीज़ बहुत ज़्यादा काम करती हैं। आपको जॉब नहीं मिल रही तो आप उस एजेंसी से रब्ता करें कि जी मुझे जॉब चाहिए, और इसी तरह एम्प्लॉयर्स जो होते हैं वो भी उन्हीं एजेंसी से रब्ता करते हैं कि हमें लोग चाहिए, तो वो आपस में पैचअप करवा देते हैं। ठीक है, कि ये उधर फिट कर दिया, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये वहाँ पे इसकी जो हैं स्पेशलाइजेशन या जो भी है वो कहाँ काम आएगी। तो ये जॉब प्लेसमेंट एजेंसीज जो हैं ये काफ़ी काम करती हैं। तो वर्क्स ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस विद एम्प्लॉयर्स। अ कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर इज़ ओपनिंग अ न्यू प्लांट and has contracted with the placement agency to process job applications for prospective employees। ठीक है, तो किसी कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर ने नया प्लांट लगाया है, तो वहाँ पे उसने एक जॉब प्लेसमेंट एजेंसी से रब्ता किया, कॉन्ट्रैक्ट किया कि यार मुझे आप एप्लीकेशन वगैरह प्रोसेस करें, लोगों को देखें और फिर हमें लोग दें। तो बिकॉज ऑफ द अनइवन डिमांड इन वर्कलोड at the agency, it often uses part-time personnel for the purpose of processing applications। अब वो क्योंकि देखिए ना, एक जॉब प्लेसमेंट एजेंसी है, उसको नहीं पता कि एक दिन हो सकता है 10 कंपनियां उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लें, अगले 10 दिन कोई कंपनी आई ना कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो वो रेगुलर लोग अपने लिए रेगुलर, फ़र्ज़ करें मैं एक जॉब प्लेसमेंट एजेंसी चला रहा हूँ, मैं अकेला काफ़ी हूँ, मेरे पास रोज़ कोई एक एम्प्लॉयर आता है, मैं उसको ढूंढ के दे देता हूँ कोई एम्प्लॉई। ठीक है, लेकिन लेट्स से कि कल 5 कंपनीज आ जाए मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो मैं कहाँ से उनको इतना, तो
मैं लोग हायर कर लेता हूँ, लेट से मैं 3 बंदे अपने साथ हायर कर लेता हूँ और उनको काम चलाता हूँ, लेकिन अगले दिन फिर ऐसा हो सकता है कि कोई कंपनी मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने ना आए। अब वो जो 3 लोग मेरे पास फालतू बैठे हैं उनको मैं खाम खा की तनख्वाह देता रहूँगा, तो कैसे मुझे कैसे जो है ना प्रॉफिट होगा। तो फिर वो क्या करते हैं कि परमानेंट नहीं हायर करते बल्कि पार्ट टाइम लोग हायर कर लेते हैं, ठीक है। तो पार्ट टाइम पर्सनल हायर कर लेते हैं फॉर द पर्पसेस ऑफ प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस, के जब तक एप्लीकेशन प्रोसेस हो रही है वो लोग हायर कर दिए, जब खत्म होगी उनको साइड पे कर दिया। तो फॉर दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट 5 प्लेसमेंट एनालिस्ट मस्ट बी हायर्ड। अब वो इसने देखा कि यार ये कंप्यूटर मैन्युफैक्चर बड़ी कंपनी है, इसने प्लांट लगाया है, तो अब हमने इनको एम्प्लॉइज देने हैं, तो अब ये तो बड़ा काम है। तो उसने 5 एनालिस्ट जो हैं वो हायर किए, ठीक है। ईच एनालिस्ट हैज़ प्रोवाइडेड एन एस्टिमेट ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉब एप्लीकेशंस ही और शी कैन एवेलुएट ड्यूरिंग द कमिंग मंथ। तो उन्होंने हर एनालिस्ट ने अपना बता दिया कि मैं इस महीने में भी इतनी एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकता हूँ। ज़ाहिर है हर बंदे की कैपेसिटी है, तो वो कहे कि मैं 10 एप्लीकेशन कर सकता हूँ, मैं 20 एप्लीकेशन कर सकता हूँ, तो हर बंदे ने अपनी अपनी कैपेसिटी बता दी, ठीक है। तो ये देखिए ये सोर्सेज नहीं बन गई, सोर्सेज ऑफ सप्लाई बन गई है कि हर एनालिस्ट कह रहा है कि मेरे पास तो इतनी गुंजाइश है, मैं एक महीने में इतने, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर मुझे कोई कहे कि भाई आपने अगले महीने लेक्चर देने हैं, तो मैं अपनी मसरूफियत में अपना सब कुछ देख के कहूँगा ठीक है मैं एक महीने में 15 लेक्चर 16 लेक्चर दे सकता हूँ, या हर वीक में मैं 2 लेक्चर्स दे सकता हूँ, 3 लेक्चर दे सकता हूँ, मैं अपनी कैपेसिटी बता दूंगा, ठीक है। तो फिर जिस तरह से भी उन्होंने अरेंजमेंट करनी है वो कर लेंगे, ठीक है। तो ये अब बंदे से मतलब फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ये डिफ़र करेगा कि मैं 15 दे सकता हूँ, दूसरा बंदा 30 भी लेक्चर दे सकता है महीने में, या मेरे साथ का कोई और बंदा ज़्यादा मसरूफ़ है तो हो सकता है वो 10 भी ना दे सके लेक्चर, ठीक है। तो इस तरह से एनालिस्ट ने अपने जो कैपेसिटी थी कि कितने हम एप्लीकेशंस प्रोसेस कर सकते हैं एक मंथ में, वो बता दिया। तो द एजेंसी स्क्रीन्स दीज एस्टिमेट्स टू एंश्योर दैट दे आर रीजनेबल, ठीक है। Analysts are compensated on a piecework basis with the rate determined by the type of application evaluated and the experience of the analyst. तो अब देखें जो अपने पैसे देने हैं उस कंपनी ने एनालिस्ट को, वो पहले एक्सपीरियंस भी देखेगा कि यार ये कितना जैसे एक बड़ा प्रोफेसर है ज़ाहिर है वो ज़्यादा पैसे लेगा, एक न्यू कमर है इस फील्ड में तो डेफिनेटली वो इतनी डिमांड नहीं करेगा। तो एक्सपीरियंस से भी, और फिर वो किस किस्म की एप्लीकेशन कर सकता है एवेलुएट, उन बेसिस के ऊपर वो डिटरमिन करेगा कि इनको हमने क्या पे करना है, ठीक है। तो ये आगे टेबल है, इस टेबल में जो एनालिस्ट हैं 5 वो दिए हैं, और किस किस्म की जो एप्लीकेशंस आ रही हैं वो भी इन्होंने बताई हैं, ठीक है। अब देखिए प्लेसमेंट एनालिस्ट जो 1 है, लेफ्ट जो फर्स्ट कॉलम है इस पर अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 एनालिस्ट हैं, ठीक है। इनकी आगे कॉस्ट दी हुई है कि अगर एक जॉब टाइप्स ऑफ जॉब एप्लीकेशंस है, पहली है इंजीनियर के लिए कोई एप्लीकेशन आई है, फिर प्रोग्रामर, एनालिस्ट भी कह सकते हैं उसको प्रोग्रामर, फिर स्किल्ड लेबर और फिर अनस्किल्ड लेबर। एक स्किल लेबर और अनस्किल्ड लेबर के लिए भी आपके पास आई है, ठीक है ना। स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर कैसे हो सकते हैं, अगर मैं आपको आम एग्जांपल दूं तो जिस तरह हम घर में कोई कंस्ट्रक्शन का काम कराते हैं तो एक हम मिस्त्री मंगा लेते हैं, एक मजदूर मंगा लेते हैं, है तो दोनों लेबर ही ना, आगे दोनों काम कर रहे हैं, लेबर कर रहे हैं, लेकिन मिस्त्री को हम स्किल्ड लेबर कहते हैं और मजदूर को अनस्किल्ड, क्योंकि वो उसने आगे बस जनाब इंटें ढोनी शुरू कर देनी है, जबकि मिस्त्री ने तो पूरा हिसाब किताब करके अपना काम करना है। तो ये स्किल, और डेफिनेटली स्किल लेबर की कॉस्ट ज़्यादा होगी अनस्किल्ड लेबर से, ठीक है। तो अब जो एनालिस्ट 1 है वो कहता है कि इंजीनियरिंग की जो एप्लीकेशन है उसको मैं 1 यूनिट उसका एक एप्लीकेशन के मैं $15 लूँगा, सेकंड प्रोग्रामर के मैं 10 लूँगा, स्किल लेबर के 8 और अनस्किल लेबर के 5। सेकंड एनालिस्ट कहता है कि मैं $12 8 7 और 5 इस तरह से, ठीक है। तो और उसकी जो और क्या था कि उसने कहा था कि मैं जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जो मैं प्रोसेस कर सकता हूँ वो कितनी है, वो कह रहा है कि 90। एनालिस्ट 1 कह रहा है कि 90 एप्लीकेशंस मैं देख लूँगा आपकी, ठीक है ना। सेकंड एनालिस्ट कहता है मैं 120 एप्लीकेशंस देख लूँगा, ठीक है। थर्ड एनालिस्ट कहता है 140, फोर्थ कहता है मैं 100 देख लूँगा, फिफ्थ कहता है मैं 110। तो जो राइट कॉलम है मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्लीकेशंस का, ये कैपेसिटीज़ है बेसिकली हर बंदे की, हर एनालिस्ट की, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी एप्लीकेशंस को गो थ्रू कर सकता है एक महीने में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब देखें एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जो हैं वो भी हमें पता होना चाहिए कि यार हम
कितनी एप्लीकेशंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये नीचे वाली रो में दिया हुआ है कि इंजीनियर जो है वो 100 जो है इंजीनियरिंग की जो है वो 100 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्रोग्रामर की 150 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्किल लेबर की 175 और अनस्किल लेबर की 125। तो ये टोटल एप्लीकेशन 550 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और जो 5 एनालिस्ट हमने हायर किए हैं इनकी कैपेसिटी 560 है। तो ठीक है, हमारा काम हो जाएगा। अगर 560 एप्लीकेशंस भी आ गई तो ये गो थ्रू कर लेंगे उनको, ठीक है। तो ये टेबल है, इस टेबल को आप गौर से पढ़ें, दोनों तरफ से आपको समझ आ जानी चाहिए। लेफ्ट साइड पर एनालिस्ट हैं, ऊपर टाइप्स हैं, नीचे डिमांड हो गई, इधर सप्लाई हो गई, ठीक है ना, हर चीज़ आपकी। इफ Xij इक्वल्स द नंबर ऑफ जॉब एप्लीकेशंस ऑफ टाइप J असाइंड टू एनालिस्ट I, ठीक है। द प्रॉब्लम कैन बी फॉर्मुलेटेड एज शोन इन द मॉडल बिलो, ठीक है। नोटिस नेक्स्ट स्लाइड में जो है ना हमने ये बनाया, ये मॉडल बनाया हमने, ठीक है। ये मॉडल किस तरह बना ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो पहले वो कह रहा है कि नोटिस दैट द टोटल सप्लाई, द मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्लीकेशंस विच कैन बी प्रोसेस्ड बाय 5 एनालिस्ट exceeds total demand expected number of applications। तो ये देखें नीचे जो थी ये डिमांड थी, ठीक है। टोटल डिमांड कितनी है आपकी 100 + 150 + 175 + 125 इक्वल टू 550। तो 550 एप्लीकेशंस हैं, और जो टोटल आपकी सप्लाई है 90 + 120, यानी कि लोग कितनी आपके वो कर सकते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस, वो 560 है। तो ये 560 एक्सीड कर रहा है, ठीक है ना। तो टोटल सप्लाई जो है वो एक्सीड कर रही है टोटल डिमांड को, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट कंस्ट्रेंट्स 1 to 5 कैनॉट बी स्टेटेड एज इनइक्वालिटीज। हमने अपने जनरल मॉडल में ये देखें, इस जनरल मॉडल में इक्वल टू S1 लिखा था कि डिमांड इक्वल टू S1, डिमांड इक्वल टू S2, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। लेकिन अब वो कह रहा है कि इक्वालिटी नहीं लिखी जा सकती क्योंकि डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब फिर एनालिस्ट्स आर एज अ रिजल्ट कंस्ट्रेंट्स 1 to 5 कैनॉट बी स्टेटेड एज इक्वालिटीज़। ये आगे जो है ना इसमें उसने लिखा हुआ है कि ये जो 5 हैं ये इक्वालिटीज़ में नहीं लिखी जा सकती। अब एंड अकॉर्डिंग टू assumption 2 टोटल सप्लाई मस्ट बी ब्रॉट इनटू बैलेंस आर्टिफिशियली बिफोर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। अब क्योंकि assumption 2 तो ये कहती थी कि टोटल डिमांड और सप्लाई इक्वल होनी चाहिए, तो अब हम आर्टिफिशियल तौर पर हम इसको इक्वल करेंगे क्योंकि इक्वल तो है नहीं, ठीक है। तो अब अगर आप देखें कि हमने ये कैसे लिखा 15 10 8 7 6, ये देखें ये जो टेबल था ना, अब इस टेबल को देखें तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो Z है ना, हमने कहा कि Xij जो है ना वो ith टाइप ऑफ एप्लीकेशन, jth टाइप ऑफ एप्लीकेशन को ith टाइप ऑफ जो एनालिस्ट है वो देख रहा है। तो अगर मैं 1 1 करूँ तो ये X11 आएगा, तो X11 के साथ ये कोएफिशिएंट आएगा 15, ये कोएफिशिएंट X11 के साथ आएगा। फिर 1 2 के साथ ये आएगा क्योंकि एनालिस्ट 1 और एप्लीकेशन 2, ठीक है। तो 10 X12 आ जाएगा, ये 10 टाइम्स X12 आ जाएगा। इसी तरह ये X13 है, चलते जाएं, ठीक है। ये आखिर में क्या आ जाएगा 5 4, ये 5th एनालिस्ट और 4th एप्लीकेशन, तो इसके साथ X54 आ जाए। तो इन सब को हमने ऐड कर देना तो आपका Z बन जाएगा, ठीक है। तो Z आपका क्या बन जाएगा, Z आपके पास पहले शुरू किया 15 X11 प्लस 10 X12 प्लस 8 X13 प्लस 7, ये पहली रो में है X14। फिर सेकंड रो शुरू हो जाएगी। अगर सेकंड रो आप देखें तो 12 8 7 5 है, तो 12 2 1 8 2 2 7 2 3 और 5 2 4, इस तरह। तीसरा क्या आएगा आपके पास 16 3 1, ठीक है। इस तरह चलते जाए तो आखिरी लाइन में देखें क्या आ जाएगा 5 4 10 X 51 प्लस 7 X 52 प्लस 6 X 53 प्लस 6 X 54। क्योंकि देखें ये है ये अगर एक यूनिट 5 एनालिस्ट 5 जो है वो टाइप 4 एप्लीकेशन अगर एवेलुएट करे तो एक एप्लीकेशन की कॉस्ट वो 6 ले रहा है, तो X54 एप्लीकेशंस की कॉस्ट क्या लेगा 6 टाइम्स X54। तो ये मैंने आखिरी में एक्सप्लेन किया आपको, ठीक है। ये यूनिटरी मेथड है, एक एप्लीकेशन के 6 रुपये ले रहा है तो X54 ये टोटल एप्लीकेशंस हैं उसके कितने पैसे ले लेगा 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये सारे का सारा आ गया आपका, ठीक है। बुक ने जो है वो पहली चार टर्म लिखी थी, ठीक है, और प्लस आखिरी टर्म लिख दी है जो मैंने यहाँ पे देखें, ये पहली 4 टर्म्स लिखी थी और फिर ये आखिरी टर्म लिख दी हमने। तो मैंने बीच में कुछ और टर्म्स भी लिख दी हैं क्योंकि ये कितने टोटल बनते हैं वेरिएबल्स 5 4 20,
20 वेरिएबल्स ये बनते हैं, तो आप 20 के 20 भी लिख सकते हैं चाहें तो, ठीक है। फिर ये है कि इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो क्या हैं, कि पहला कंस्ट्रेंट क्या है कि ये जो आपने लिखा जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस एनालिस्ट 1 है वो 90 कर सकता है, ठीक है ना। तो 90 कर सकता है, तो पहला कंस्ट्रेंट क्या होगा, x11 12, इसमें मल्टीप्लाई नहीं करते हम, कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। देखें x11 यानी कि पहला एनालिस्ट जो पहला एनालिस्ट सेकंड टाइप की एप्लीकेशंस, फर्स्ट एनालिस्ट थर्ड टाइप की एप्लीकेशन, फर्स्ट एनालिस्ट फोर्थ टाइप की एप्लीकेशन। ये पहला एनालिस्ट जितनी भी एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकता है ये करेगा, ये वो है। और उसने कैपेसिटी बताई थी कि मैं 90 एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकता हूँ, क्योंकि डिमांड कम थी, ठीक है, एप्लीकेशंस कम है सप्लाई से, तो ये लेस देन इक्वल टू आएगा, यानी इक्वल टू करने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्टली इक्वल टू 90 वो नहीं करेगा। हो सकता है उसके पास 88 एप्लीकेशंस आ जाए, कैपेसिटी उसकी 90 थी लेकिन 88 आ गई, क्योंकि 10 एप्लीकेशंस कम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए लेस देन, यही उसने कहा था इस स्टेटमेंट में कि जो कंस्ट्रेंट्स 1 से 5 तक हैं वो कैन नॉट बी स्टेटेड एज इक्वालिटीज़, वो इक्वेशंस के तहत नहीं लिख सकेंगे हम, ठीक है, तो उनको इनइक्वालिटीज़। फिर सेकंड जो आएगा वो क्या आएगा, x सेकंड एनालिस्ट फर्स्ट जॉब, सेकंड एनालिस्ट सेकंड टाइप, सेकंड एनालिस्ट थर्ड टाइप, सेकंड एनालिस्ट फोर्थ टाइप, ये लेस देन इक्वल टू। और सेकंड एनालिस्ट की कैपेसिटी क्या थी, ये देखें, सेकंड एनालिस्ट की कैपेसिटी ये थी 120, तो ये 120 से लेस हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 120, ठीक है। तो ये सेकंड कॉन्स्ट्रेंट आ गया। तो इस तरह करते जाएं तो 5 कॉन्स्ट्रेंट्स आएंगे, x51, 52, 53 और 54। ये आपका लेस देन इक्वल टू किस में आ जाएगा, 110 के, यही है ना 5, ये देखें ये 5th वाले का था, तो ये आ गया 110, ठीक है। तो ये 5 इनइक्वालिटीज़ हैं, ये देखें, अगर पहली 5 इनइक्वालिटीज़ देखें तो ये सप्लाई से आई हैं, ठीक है, ये पहली 5, और ये इनइक्वालिटीज़ हैं, इक्वालिटीज़ नहीं है। देखिए x11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 4, फिर 41 42 43 44 51 52 53 54, ठीक है। तो ये 90 से लेकर 110 तक आपकी इक्वालिटीज़ आ गई, ठीक है। उसके बाद जो डिमांड की थी कि डिमांड कैसे हमने फुलफ़िल करनी है, वो यहाँ पे जाएं। तो अब यहाँ पे नीचे की तरफ कि पहले टाइप की जो एप्लीकेशंस हैं वो कितनी आई, एनालिस्ट 1 के पास कितनी गई, 2 के पास कितनी गई, 3 के पास कितनी गई, 4 के पास और 5 के पास। तो ये x11, x21, x31, x41, x51, इनको ऐड करें तो ये 100 के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आएंगी वो 100 है, और हमने जब पाँचों एनालिस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दी तो 100 की 100 डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेंगी, कम या ज़्यादा नहीं, तो इसलिए ये इक्वल में ही आएगा, ठीक है। तो जो बाद में जो है इक्वालिटीज वो क्या है, x11 21 31 41 51 इक्वल टू 100 होना चाहिए, क्योंकि देखें ये फर्स्ट एनालिस्ट को पहले टाइप की एप्लीकेशन, सेकंड एनालिस्ट को पहले टाइप की एप्लीकेशन, थर्ड एनालिस्ट को पहले टाइप की एप्लीकेशन, फोर्थ एनालिस्ट को पहले टाइप की एप्लीकेशन, फिफ्थ एनालिस्ट को पहले टाइप की एप्लीकेशन, और ये टोटल पहले टाइप की एप्लीकेशन, तो ये इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह करते जाएं तो ये 4 बनेगी, क्योंकि 4 किस्म की एप्लीकेशन है ना जो एनालिस्ट को जानी है। तो आखिर में क्या हो जाएगा, 1 4 2 4 नहीं 1 5 1 4 सॉरी 2 4 3 4 4 4 और 5 4, क्योंकि 4 टाइप्स की एप्लीकेशन है तो ये 4 कंस्ट्रेंट्स बनेंगे। और आखिरी जो है वो क्या है, 125 अनस्किल्ड लेबर, ये इक्वल टू आएगा 125 के। तो ये 4 हैं, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। मैंने 2 लिखे हैं इनमें से, तो ये जो 4 स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट थे ये उसके डिमांड सप्लाई के, इसमें इक्वालिटी आ गई, ठीक है, कि इक्वल है, क्योंकि जितनी एप्लीकेशन आई हैं वो सारी की सारी हमने एनालिस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो इक्वल आएगा इनमें, ठीक है। तो ये एक प्रोग्रामिंग मॉडल आपके पास बन गया। इसमें आखिरी जो अजम्पशन है ये नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्ट्रेंट है, देखें, ठीक है, ये नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्ट्रेंट है। नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्ट्रेंट्स के सारे वेरिएबल नॉन नेगेटिव होने चाहिए, क्योंकि ये यूनिट्स हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं, नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये सारे आपके पास ट्रांसपोर्टेशन मॉडल बन गया, ठीक है। इसके बाद सॉल्यूशंस देखते हैं कि सॉल्यूशंस कैसे अब निकालने हैं ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स के, ठीक है। सॉल्यूशंस टू ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स, एज इंडिकेटेड अर्लियर
The transportation model is distinguished from other linear programming models because its structures lend itself to make more efficient solution procedures than the simplex method. ठीक है, सबसे पहले तो एक चीज़ ये है कि इसके जो solutions हैं, जो efficient solutions हैं, वो exist करते हैं than the simplex method. अगर आप इसको simplex method से solve करें तो हो सकता है वो इतना efficient ना हो. ठीक है, तो इसमें एग्जिस्ट करते हैं मोर एफिशिएंट सोल्यूशन प्रोसीजर्स दैन द सिंप्लेक्स मेथड. तो वो भी हम देखेंगे कि ऐसे कौन से सोल्यूशन मेथड्स हैं जो सिंप्लेक्स मेथड से भी बेहतर हैं. द सिंप्लेक्स मेथड कैन बी यूज्ड टू सॉल्व ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स. हाउएवर मेथड्स सच एज द स्टेपिंग स्टोन एल्गोरिथम, एक ये आ गया, देखें हम नाम, स्टेपिंग स्टोन एल्गोरिथम्स, एंड अ डुअल बेस्ड एनहांसमेंट कॉल्ड MODI method, MODI method prove much more efficient. ठीक है, अब देखें ये दो मेथड हैं, ये ज़्यादा एफिशिएंट प्रूव होते हैं. ठीक है, कि सिंप्लेक्स मेथड तो यूज़ किया जा सकता है, मेंशन हमने किया, द सिंप्लेक्स मेथड कैन बी यूज टू सॉल्व. लेकिन ये जो मेथड्स हैं, स्टेपिंग स्टोन एल्गोरिथम और डुअल बेस्ड एनहांसमेंट मेथड, जिसको MODI मेथड भी कहते हैं, ये ज़्यादा एफिशिएंट साबित होते हैं ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में. तो इसलिए हम इनको स्टडी, जब भी ट्रांसपोर्टेशन मॉडल आ जाए तो इससे सॉल्व कर लें. ठीक है, सिंप्लेक्स मेथड यूज़ किया जा सकता है लेकिन ये ज़्यादा एफिशिएंट है, इसलिए हम ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स में इस तरह के सोल्यूशंस पढ़ते हैं. ठीक है, अब इसमें क्या इनिशियल स्टार्टिंग सोल्यूशन, सबसे पहले तो ये है कि इनिशियल सोल्यूशन क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग सोल्यूशन क्या होना चाहिए. सिंप्लेक्स मेथड में तो हमने क्या किया था, सिंप्लेक्स मेथड में हमने स्लैक वेरिएबल्स और आर्टिफिशियल वेरिएबल को बेसिक वेरिएबल मान लिया था, वहीं से स्टार्ट करते थे. आप एग्जांपल्स देख लें अपने 11th चैप्टर में, जितने भी सिंप्लेक्स मेथड से हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें हमने सिंप्लेक्स मेथड में स्लैक वेरिएबल्स हैं तो उनको बेसिक कह दिया, आर्टिफिशियल वेरिएबल है तो उनको बेसिक कह दिया. तो पहला सोल्यूशन तो वहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है. यहाँ पे अब प्रॉब्लम यह है कि पहले सोल्यूशन में भी टेक्निक्स हैं कि इनिशियल सोल्यूशन कौन सा लेना चाहिए. ठीक है, द इंक्रीज्ड एफिशिएंसी कैन अकर ड्यूरिंग 2 डिफरेंट फेजेस ऑफ सोल्यूशन. पहला डिटर्मिनेशन ऑफ द इनिशियल सोल्यूशन, सेकंड प्रोग्रेसिंग फ्रॉम द इनिशियल सोल्यूशन टू द ऑप्टिमल सोल्यूशन. अब जो सेकंड इधर पार्ट है वो तो सिंप्लेक्स मेथड में भी हमने किया था कि इनिशियल सोल्यूशन हमने लिया और सेकंड में क्या किया कि प्रोग्रेस किया हमने ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ. तो है तो ये वही दो चीज़ें हैं, लेकिन इसमें अगर इनिशियल सोल्यूशन को भी तरीके से लिया जाए तो सोल्यूशन ज़्यादा एफिशिएंट हो सकता है. With the simplex method, the initial solution is predetermined by the constraint structure. The initial set of basic variables will always consist of the slack and artificial variables in the problem. ऐसा ही था ना सिंप्लेक्स मेथड में कि वो हमेशा ही आपके पास बेसिक वेरिएबल्स जो उनसे हैं वो स्लैक और आर्टिफिशियल वेरिएबल्स आएंगे. ठीक है, वो प्री डिटर्मिन्ड है, इसलिए हम उसमें कोई काम नहीं करते, बस इनिशियल सोल्यूशन लिखते हैं और चल पड़ते हैं. ठीक है, जबकि यहाँ पे उसने कहा कि हम इनिशियल सोल्यूशन को भी डिटरमिन करेंगे कि वो कैसा होना चाहिए, वो प्री डिटरमिन्ड नहीं होगा. ठीक है, विद ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स द स्टेपिंग स्टोन एल्गोरिथम और द MODI मेथड will accept any feasible solution as a starting point. अब देखिए सिंप्लेक्स मेथड में तो प्री डिटरमिन्ड था कि और कोई ले ही नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स में जो स्टेपिंग स्टोन एल्गोरिथम है वो किसी भी किस्म का फिजिबल सोल्यूशन एक्सेप्ट कर लेगा एज अ स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली वेरियस अप्रोचेस टू फाइंडिंग अ गुड स्टार्टिंग सोल्यूशन हैव बीन प्रपोज्ड. अब ये भी एक प्रॉब्लम इसमें आ गया कि ठीक है वो एक्सेप्ट तो कर लेगा कोई भी, तो अब इनिशियल सोल्यूशन कोई ऐसा देना चाहिए ना जो एफिशिएंट हो, ज़्यादा एफिशिएंट हो, तो उसके लिए ये मुख्तलिफ मेथड्स हैं. दीज इंक्लूड्स द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, द लीस्ट कॉस्ट मेथड एंड वॉजल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड. तो ये 3 किस्म के मेथड्स हैं जो इनिशियल सोल्यूशन आपको बता सकते हैं कि कैसे होने चाहिए. ठीक है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड एंड और वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड. ठीक है, तो ये आप इनिशियल सोल्यूशन के लिए ये मेथड्स हैं, ये ऑप्टिमल सोल्यूशन के लिए नहीं है. ऑप्टिमल तो हम देखेंगे, अभी ये सिर्फ इनिशियल सोल्यूशन के लिए ये मेथड्स हैं कि कैसे इनिशियल सोल्यूशन डिटरमिन किया जाए. आप देखें ये जो एग्जांपल है इसमें डिमांड और सप्लाई कुछ गिवन है, ये कुछ डेटा है और इसको हम अब लिख के तो देखेंगे कि ये क्या है ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में. ये वो एग्जांपल नहीं है जो हमने पहले देखी है, ये अलग से दिया हुआ है कि कोई ओरिजिन्स हैं, 3 ओरिजिन्स हैं, 3 डेस्टिनेशंस हैं, सप्लाई और डिमांड भी गिवन है और सप्लाई डिमांड इक्वल भी है. देख लें 210 ये दोनों इसमें हमने इक्वल रखी है इसको ताकि आराम से ये काम हमारा हो जाए. तो इस टेबल में देखेंगे ओरिजिन 1 जो है डेस्टिनेशन 1 को
सप्लाई करने की उसकी कैपेसिटी $5 है, ये जो भी कॉस्ट दी हुई है इसमें, ठीक है। और 1 से 2 को अगर डेस्टिनेशन तो $10 पर यूनिट, $10 to 3 एज वेल, और इस तरह से ये सारा कुछ दिया हुआ है। ओरिजिन 1 55 यूनिट सप्लाई कर सकता है, ओरिजिन 2 80 कर सकता है, ओरिजिन 3 75 यूनिट्स सप्लाई कर सकता है। तो ये कैपेसिटी होगी ओरिजिन की। डेस्टिनेशन पे जो डिमांड है वो 70, 100 और 40 है, इन दोनों को ऐड करें तो ये 210 बनती है। सप्लाई डिमांड और इक्वल। Consider the data contained in the above table for a transportation problem involving 3 origins and 3 destinations. तो ये हमने लिख दिया कि इसमें 3 origin और 3 destinations हैं, तो ये डेटा देखते हैं। Assume that the elements in the body of the table represents the costs of shipping a unit from each origin to each destination. तो ये जो बीच में लिखा हुआ है ये एक यूनिट की कॉस्ट है कि ओरिजिन 1 से डेस्टिनेशन 2 पे एक यूनिट भेजने की कॉस्ट $10 है, ठीक है। Also shown are the supply capacities of the 3 origins and the demands at each destination. तो ये राइट कॉलम है, उसमें सप्लाई जो कैपेसिटीज़ हैं ओरिजिन्स की, और नीचे जो आखिरी रो है ये डिमांड है आपकी, डेस्टिनेशन पे कितनी डिमांड है, ठीक है। Conveniently the total supply and demand are equal to one another. तो एग्जांपल हमने बनाई ऐसी है कि इन दोनों में इक्वल है, तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए अच्छा है कि हम इक्वल सप्लाई डिमांड रख लें, ठीक है। The problem is to determine how many units to ship from each origin to each destination so as to satisfy the demands at the 3 destination while not violating the capacities of the 3 origins. ठीक है, यही है ना कि किस किस तरह से हम शिप करें 3 ओरिजिन से 3 डेस्टिनेशन में कि इनकी सप्लाई भी वायलेट ना हो, जितनी जितनी इनकी कैपेसिटी है उतनी में ये शिप कर दें, और जो डेस्टिनेशन है उनकी डिमांड भी पूरी हो जाए, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव इज़ टू मेक दीज एलोकेशंस इन सच अ वे एज टू मिनिमाइज टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो ये तो हमारा एम होता ही है कि हमने ऐसे ये काम करना है कि आपकी कॉस्ट मिनिमम रहे, जो शिपमेंट कॉस्ट है वो मिनिमम हो, ठीक है। वैसे तो हम किसी भी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सप्लाई डिमांड इक्वल कर सकते हैं, लेकिन कॉस्ट को भी हमने मिनिमम रखना है। अगर कॉस्ट की मिनिमाइजेशन निकाल दे इधर, आपके पास बहुत पैसा है और आप कैरी नहीं करते, तो फिर तो जैसे मर्जी भेज दें, बस आपने उठानी है 3 जगहों से ओरिजिन से आपने यूनिट्स, और आपने 3 जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कितनी कॉस्ट आई। तो असल में ये प्रॉब्लम लीनियर प्रोग्रामिंग का बनता ही तब है जब आप कॉस्ट को मिनिमम करना चाहें। तो वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग 2 स्पेशल algorithms. In example 2, ये जो next example है वो ये example 2 of book है, बडलिक की बुक है। We illustrate the north west corner method which can be used to determine an initial or starting solution. In the next section we illustrate the stepping stone algorithm which can be used to solve these type of models. ठीक है, तो पहले हमने इनिशियल सोल्यूशन निकालने के लिए कॉर्नर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड निकालेंगे, पढ़ेंगे, और फिर हम लेटर ऑन जो है वो हम स्टेपिंग स्टोन एल्गोरिथम निकालेंगे जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। बिफोर वी बिगिन दीज एग्जांपल्स लेट्स डिस्कस सम रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टेपिंग स्टोन एल्गोरिथम। क्योंकि हमने स्टेपिंग स्टोन एल्गोरिथम यूज़ करना है आगे, तो उसकी कोई ना कोई रिक्वायरमेंट्स होंगी। आपको याद होगा जब हमने सिंप्लेक्स मेथड पढ़ा था तो पहले उसकी रिक्वायरमेंट्स पढ़ी थी कि उसकी रिक्वायरमेंट है क्या। किसी भी मेथड को यूज़ करने के लिए रिक्वायरमेंट्स देखी जाती हैं, ठीक है। तो हम पहले रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे फिर एल्गोरिथम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्या है रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टेपिंग स्टोन एल्गोरिथम? टोटल सप्लाई एट ईच ओरिजिन मस्ट इक्वल टोटल डिमांड एट ईच डेस्टिनेशन, ठीक है। पहले उसकी क्या है कि हर ओरिजिन पे जो तमाम ओरिजिन्स पे जो सप्लाई है वो इक्वल होनी चाहिए तमाम डेस्टिनेशन की डिमांड के, जहाँ ठीक है, जैसे यहाँ पे हुई है। इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो 210 यूनिट्स दोनों तरफ मौजूद थे, ओरिजिन्स पे 210 मौजूद भी थे और डिमांड भी 210 की थी, तो ये पहला अजम्पशन हो गई। सिंस दिस इज़ नॉट टिपिकली द केस इन एक्चुअल एप्लीकेशंस, अब रियल प्रॉब्लम्स में अगर देखें तो ऐसा केस नहीं होता, डेस्टिनेशंस पे डिमांड कम ज़्यादा होती रहती है, ओरिजिन्स में सप्लाई कम ज़्यादा होती रहती है, तो इक्वल रखना उनको हर टाइम पे पॉसिबल नहीं होता। द बैलेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड ऑफ्टन इज़ क्रिएटेड आर्टिफिशियली। तो वो कह रहा है कि जब ये डिमांड और सप्लाई में जो बैलेंस है वो आर्टिफिशियली ही क्रिएट किया जाता है। दिस इज़ डन बाई एडिंग अ डमी ओरिजिन और अ डमी डेस्टिनेशन हैविंग सफिशिएंट सप्लाई डिमांड टू क्रिएट द नेसेसरी बैलेंस, ठीक है। आवर एग्जाम्पल हैज़ बिन contrived so that balance already exists। हमारी एग्जांपल में तो दोनों बराबर हैं, लेकिन अगर ना हो तो वो डमी ओरिजिन या डमी डेस्टिनेशन यूज़ कर लेते हैं कि फ़र्ज़ करें अगर सप्लाई में 50 यूनिट बच रहे हैं तो एक ऐसे ही डेस्टिनेशन बना दी कि डमी डेस्टिनेशन बना के हम 50 उधर भेज देते हैं जी, ठीक है, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो वो बेसिकली वो जाएंगे नहीं उधर, वो डमी है, वो रहेंगे इधर ही, लेकिन प्रॉब्लम में आपको इक्वालिटी मिल जाएगी। इसी तरह अगर ओरिजिन पे सप्लाई कम हो गई है
ठीक है, या ज़्यादा हो गई है, तो फिर हम सप्लाई एक डमी ओरिजिन बना लेंगे जहाँ पे सप्लाई हम से ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम डमी वेरिएबल्स बना के तो इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं। हमारी एग्जांपल में ये बैलेंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे हमें वो डमी डेस्टिनेशंस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Given a transportation problem with m origins and destinations where m and n include any dummy origins or destination added to create balance। अब वो कह रहा है कि given a transportation model with m origins and n destinations, ठीक है, ये n destinations है यहाँ पे, ये जो है n destinations, ठीक है, m origins and n destinations। Given m origins and n destinations, तो यहाँ पे जो है m और n जो से हैं, अगर तो आपने कोई डमी ओरिजिन और डेस्टिनेशन ऐड की हैं तो उनको मिला के ये m n है, ठीक है। अगर लेट्स से फ़र्ज़ करें 3 थे आपके पास ओरिजिन्स, लेकिन आपने एक डमी भी बना दिया तो 4 कर दिया, तो m इक्वल टू 4 होगा, 3 नहीं, ठीक है। द नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल्स इन एनी गिवन सोल्यूशन मस्ट इक्वल m प्लस n माइनस 1, ठीक है। तो जो बेसिक वेरिएबल्स है उनका ये फार्मूला हो गया। अब नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल जो है वो m प्लस n माइनस 1 होने चाहिए। In our problem, any solution should contain 3 plus 3 minus 1 equal to 5। तो 3 ओरिजिन थी, 3 डेस्टिनेशंस थी, 6 हो गई, एक माइनस किया तो 5 बेसिक वेरिएबल होने चाहिए हमारी एग्जांपल में। वैसे ये m प्लस n माइनस 1 होगा, ये आपने याद रखना, ठीक है। अब फाइंडिंग एन इनिशियल सोल्यूशन यूजिंग द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, ठीक है। अब इसका हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड यूज़ करके हम जो है वो सॉल्व करेंगे, इनिशियल सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। व्हेन सॉल्विंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स यूजिंग द स्टेपिंग स्टोन एल्गोरिथम, द वर्क इज कंडक्टेड इन अ टेबुलर फॉर्मेट। जैसे सिंपलेक्स मेथड में हमने टेबल बनाए थे, यहाँ पे भी टेबल बनाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो हम ट्रांसपोर्टेशन मॉडल स्टेपिंग स्टोन एल्गोरिथम से सॉल्व कर रहे हैं, तो हम टेबल बना के करेंगे, एज वॉज द केस इन यूजिंग द सिंपलेक्स मेथड। एज can be seen in the following table, the tabular format for our example resembles a bowling sheet, ठीक है ना। तो ये जो सा ना, अब हमारा टेबुलर फॉर्मेट इस तरह का है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि वेरिएबल्स भी लिखे जाएंगे और कॉर्नर्स में ना आपके डब्बे भी बने हुए हैं, देखें आपके, ठीक है। ये अभी एक्सप्लेन करते हैं कि ये है क्या। तो इनको आप देखें, सबसे पहले तो ये सप्लाई मैंने वही लिख दी, 55, 80, 75, 70, 800, 40, 10। तो अगर आप इसको पिछले टेबल के साथ कंपेयर करें तो ये वही टेबल है, सारा वैल्यूज़ वही हैं। देखें 5, 10, 10, 20, 30, 20, 10, 20, 30, इन वैल्यूज़ को हमने कॉर्नर पे लगा दिया है। यही जो वैल्यूज़ गिवन थी इनको कॉर्नर पे लगा दिया है। देखें ये वही वैल्यूज़ हैं सारी की सारी, 5, 10, 10, 20, 30, 20, 10, 20, 30, ये सारे वही वैल्यूज़ हैं, इनको कॉर्नर पे कर दिया हमने, ठीक है। और फिर वेरिएबल्स के नाम दे दिए, x11, x12, x13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। पहले इस तरह से टेबल लिख लें इनिशियल, फिर देखते हैं क्या करना है। फॉर ईच ओरिजिन डेस्टिनेशन कॉम्बिनेशन देयर इज अ सेल विच कंटेन्स द वैल्यू ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिसीजन वेरिएबल xij एंड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है, और यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो क्या किया हमने, इसके हर सेल में हमने वेरिएबल डाला है और उसका कोएफिशिएंट। ये जो जितने भी x11 क्या है कि ओरिजिन 1 से जितने यूनिट सप्लाई हुए हैं डेस्टिनेशन 1 को, ये वही है ना, नंबर ऑफ यूनिट्स सप्लाइड फ्रॉम ओरिजिन 1 टू डेस्टिनेशन 1, x11 ये नंबर ऑफ यूनिट्स है, और साथ उसका कोएफिशिएंट हमने डब्बे में लिख दिया ऊपर बॉक्स में, ठीक है, कॉर्नर पे। As we proceed on to solve a problem, we will substitute actual values of xij in the table as we try different allocations। तो इसमें हम actual values भी डालेंगे, ज़ाहिर इनिशियल जो solution होगा उसमें तो xij की values होंगी ना, xij ऐसे तो नहीं लिखा होगा, ठीक है। As indicated earlier, there are several techniques one might employ to determine an initial solution। As indicated earlier, there are several techniques one might apply to determine an initial solution. The northwest corner method is illustrated in example because it is simple to use, ठीक है। इसके अलावा भी methods हैं, लेकिन corner point हमने इसलिए method use किया कि ये easy है। देखते हैं, regardless of the technique used to find an initial solution, the following condition must exist। कहता है जो मर्जी आप मेथड यूज़ कर लें, कॉर्नर पॉइंट मेथड के अलावा भी अगर आप यूज़ करें तो ये जो दो कंडीशंस हैं ये फुलफिल होनी चाहिए, ज़रूरी है। द सप्लाई एट ईच ओरिजिन शुड बी एलोकेटेड, हर ओरिजिन पे से जितनी सप्लाई हमने करनी है वो ज़रूर एलोकेट करनी है आपने, ठीक है। सेकंड क्या है, द डिमांड एट ईच डेस्टिनेशन मस्ट बी सेटिस्फाइड,
कोई भी ओरिजिन आपका ज़ीरो नहीं जाना चाहिए, हर ओरिजिन पे कुछ ना कुछ सप्लाई एलोकेट होनी चाहिए, ठीक है। ये ना हो कि आप पहली 2 से सप्लाई कर दें और तीसरी को छोड़ दें, ऐसा नहीं करना आपने। और डिमांड ज़रूर मीट करनी है तीनों डेस्टिनेशंस की। और तीसरी कंडीशन क्या है, देयर शुड बी एग्जैक्टली m+n-1 बेसिक वेरिएबल्स, ठीक है। अगेन ये तो हमने पहले भी कहा था कि m+n-1 बेसिक वेरिएबल्स होने ही चाहिए आपके पहले सोल्यूशन में। द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड इज़ अ पॉपुलर बट अनथिंकिंग टेक्निक फॉर अराइविंग एट एन इनिशियल सोल्यूशन। अब याद रखना है कि ये जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है, ये आपका इनिशियल सोल्यूशन को निकालने की टेक्निक है, फाइनल सोल्यूशन नहीं, ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं, इनिशियल सोल्यूशन। द टेक्निक स्टार्ट्स इन द अपर लेफ्ट हैंड सेल, इसीलिए इसको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कहते हैं। अपर लेफ्ट हैंड सेल, नॉर्थ वेस्ट, ऐसे ही होता है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है ना, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर लेफ्ट पे सबसे ऊपर वाला कॉर्नर जो है, इसलिए इसको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड कहते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से ये स्टार्ट होगा, ठीक है, दैट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन टेबल एंड असाइंस यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन 1 टू डेस्टिनेशन 1। सबसे पहले वो ओरिजिन 1 और डेस्टिनेशन 1 को असाइन किया, जाहिर है ओरिजिन 1 डेस्टिनेशन 1 के ही नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बनता है ना, ठीक है। Assignments are continued in such a way that the supply at origin 1 is completely allocated before moving on to origin 2। तो पहले origin 1 पे जितनी भी सप्लाई है वो allocate आपने कर देनी है, फिर हम origin 2 की तरफ जाएंगे, और जब origin 2 की completely allocate हो जाएगी फिर हम origin 3 की तरफ जाएंगे और so on, ठीक है। तो origin 1 की सारी allocate कर दे, फिर origin 2 पे सारी की सारी कर दे, फिर 3 सारी कर दे, और फिर चलते जाए इसी तरह, ठीक है, जितने भी आपके पास origins हैं। Similarly, a sequential allocation to the destination assures that the demand at destination 1 is satisfied before making allocations to destination 2। जब आप ऐसे कर रहे हैं तो फिर ये भी साथ साथ देखते जाएं कि जो डेस्टिनेशन है उनकी डिमांड भी पूरी होती जा रही है कि नहीं। पहले आपने सप्लाई करते हुए आपने डेस्टिनेशन 1 की डिमांड पूरी करनी है, जब वो पूरी हो जाए तो फिर आप सेकंड डेस्टिनेशन की तरफ चले जाएं, उसकी पूरी हो जाए तो थर्ड डेस्टिनेशन की तरफ चले जाएं, ठीक है। ओरिजिन से सप्लाई निकालते जाए सारी की सारी, डेस्टिनेशन पे डिमांड पूरी करती जाए। The following table indicates the initial solution to our problem as derived using the northwest corner method. Let's examine the allocations. अब देखें लेफ्ट पे ये जो 55 है ना, ये पूरी की पूरी हमने कर दी। देखें इसकी हमने क्या कहा था कि पहले ओरिजिन 1 की सारी सप्लाई निकाल दें आप। तो ओरिजिन 1 की कैपेसिटी कितनी थी, ये देखें राइट साइड पे, ये 55 थी ना, इस पे मैंने ये कट जो हमने लगाया, ये 55 को हमने डैश लगाया ना, तो ये सारी की सारी 55 पहली डेस्टिनेशन को दे दी हमने। अब आपने ये देखना है कि 55 जो हमने दी है इसकी डिमांड थी 70 डिमांड थी ना, तो 70 में से जब हमने माइनस किया ना 55 तो ये 15 बच गया। 55 हमने इसको दे दिया ओरिजिन 1 से, तो इसके पास 15 बच गए, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 70 काट के 15, अब इसकी डिमांड रह गई। अब हम ओरिजिन 2 की तरफ जाते हैं। ओरिजिन 2 में 80 थे, ओरिजिन 2 में 80 थे, लेकिन 80 के 80 हम पहले इसको नहीं कर सकते, इसको तो अब सिर्फ 15 यूनिट्स की ज़रूरत रह गई है। डेस्टिनेशन 1 को सिर्फ 15 की ज़रूरत रह गई है, तो हम पहले 15 इसको एलोकेट कर देंगे। 15 एलोकेट किए तो अब डेस्टिनेशन 2 की तरफ चले जाएँ। डेस्टिनेशन 2 में कितने आएंगे, क्योंकि 80 की सप्लाई थी, 15 हमने डेस्टिनेशन 1 को दे दिए, तो बाकी 65 रह गए, तो 65 यहाँ पे रख दिए हमने। अब 65 के बाद इसकी सप्लाई ख़त्म हो गई है, तो थर्ड डेस्टिनेशन में हम नहीं जा सकते, तो अब थर्ड ओरिजिन पे चले जाएं। थर्ड ओरिजिन पहले को कुछ भी नहीं देगा, क्योंकि पहले की डिमांड तो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। दूसरे की डिमांड कितनी बच गई, दूसरे की डिमांड 100 थी, हमने 65 दे चुके हैं, तो 35 बच गई। अब हमने 35 एलोकेट कर दिए, देखिए 35, ठीक है। अब 35 के बाद थर्ड डेस्टिनेशन पे जाएं, इसको कितनी ज़रूरत थी, लेकिन बची कितनी, अब ये भी तो देखें, इसको ज़रूरत भी 40 की थी, हमारे पास बची भी 40 ही थी। ये देखें 40 बचे थे और 40 की ही ज़रूरत थी, तो हमने ये एलोकेट कर दी, सारी की सारी सप्लाई एलोकेट होगी और डिमांड्स भी पूरी हो गई, ठीक है। इसका मतलब है कि ओरिजिन 1 जो है वो सेकंड और थर्ड डेस्टिनेशन को नहीं कर रहा सप्लाई, ओरिजिन 2 जो है वो थर्ड को नहीं सप्लाई कर रहा, ओरिजिन 3 जो है वो फर्स्ट को सप्लाई नहीं कर रहा। ये इनिशियल सोल्यूशन है, ठीक है। तो इनिशियल ये इस तरह से आ गया इनिशियल सोल्यूशन, ठीक है। तो एक अब ये डिमांड सप्लाई दोनों की 210 पूरी हो गई। फिर से देख लें कि हमने ओरिजिन 1 जो है 55 यूनिट्स पहली डेस्टिनेशन को दे दिए, तो दूसरी और तीसरी के लिए बचा ही कुछ नहीं। फिर सेकंड ओरिजिन पे गए हम और देखा कि पहली डेस्टिनेशन को अभी भी 15 यूनिट चाहिए, 15 उसको दे दिए। अब जितने बचे थे तो वो सेकंड डेस्टिनेशन को दे दिए। अब ख़त्म होगी सप्लाई, थर्ड पे नहीं जा सकते। थर्ड ओरिजिन जो है वो फर्स्ट को कुछ नहीं दे रहा, क्योंकि इसकी डिमांड ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, तो सेकंड पे चले गए। सेकंड पे उसने 35 दे दिए इसको,
ठीक है, क्योंकि इसको डिमांड ही 35 की थी, क्योंकि आधी डिमांड तो उसकी 65 से पूरी हो चुकी है ना, 35 ही बचे थे यहाँ नीचे से, ये 35 है जो इधर आया, ठीक है, तो ये पूरी हो चुके थे, ये जो 15 है ये 15 इधर आया था, ठीक है। तो अब ये पूरे हो चुके थे, तो अब बचे इसके पास कितने, 40 बच गए, ये 40 बच गए, तो इधर भी ये 40 ही थे बचे, तो ये इधर आ गए, ये इधर आ गए, ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। ये पहला जो 55 था वो यहाँ से आया था, ये 55 यहाँ से आया था, ठीक है, और फिर ये जो 65 है वो यहाँ से आया था, ठीक है, तो ये आपके पास जो बची है, तो इस तरह से हम जो सा पूरी कर देंगे इसकी डिमांड और सप्लाई, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने इनिशियल सोल्यूशन ड्राइव किया है यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से, ठीक है। Starting in the northwest corner, the supply at each origin 1 is 55 and the demand at destination 1 is 70. So thus we allocate supply at origin 1 in an attempt to satisfy the demand at destination 1. तो पूरे के पूरे x11 को हमने 55 कह दिया, ठीक है। When the complete supply at origin 1 has been allocated, the next allocation will be from origin 2. The allocation in cell 11 did not satisfy the demand at destination 1 completely. 15 additional units are demanded. Comparing the supply at origin 2 with the remaining demand at destination 1, we allocate 15 units from origin 2 to destination 1. तो x21 जो सा वो 15 हो गया. This allocation completes the needs of destination 1 and the demand at destination 2 will be addressed next. The last allocation left origin 2 with 65 units. The demand at destination 2 is 100 units. Thus we allocate remaining supply of 65 units to destination 2. So x22 is 65. The next allocation will come from origin 3. The allocation of 65 units from origin 2 left destination 2 with unfulfilled demand of 35 units. Since origin 3 has a supply of 75 units, 35 units are allocated to complete the demand for the destination. So x32 is 35. Thus the next allocation will come from will be destination 3. The allocation of 35 units from origin 3 leaves that origin with 40 remaining units. The demand at destination 3 also equals 40. Thus the final allocation of 40 units is made from origin 3 to destination 3. So x33 is 40. ठीक है, तो यही जो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया, ये 5 स्टेप्स में हमने यहाँ पे आपको रीस्टेट कर दिया है। इसमें अब आपके पास वैल्यूज़ क्या क्या आ गई। अब जो पहले 5 यूनिट्स आए हैं वो क्या क्या आए हैं, देखें हमने इनिशियल सोल्यूशन में x11 जो है वो 55 के इक्वल आ गया, x21 जो है वो इक्वल टू 15 आ गया, x22 इक्वल टू 65 आ गया, x32 इक्वल टू 35 आ गया, x33 इक्वल टू 40 आ गया। और ये कितने वेरिएबल्स बने, 5 वेरिएबल्स देखें, 1 2 3 4 5 वेरिएबल्स बने, बेसिक वेरिएबल्स। ये 5 बेसिक है, बाकी सारे जीरो हैं, नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं। अब ऊपर जाए ना, ये जो हमने फार्मूला लिखा था यहाँ पे, ये क्या कहा था हमने कि आपके पास 5 बेसिक वेरिएबल्स होने चाहिए, यही कहा था ना। इन अवर प्रॉब्लम एनी सोल्यूशन इनिशियल सोल्यूशन शुड कंटेन 5 बेसिक वेरिएबल्स, 5 बेसिक वेरिएबल्स। और देख लें हमारे पास 5 बेसिक वेरिएबल्स आए हैं यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पॉइंट मेथड, ठीक है। तो अब ये 5 आपके पास इनिशियल सॉल्यूशंस आ गए हैं, ठीक है, जिसको आगे भी स्टेट किया। ये एक ये था x11 55, x21 15, x22 65, x32 35 और x33 40। तो ये 5 स्टेप्स में 5 हमने सोल्यूशन निकाल 5 बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यूज दे दी, बाकी नॉन बेसिक वेरिएबल है, नॉन बेसिक वेरिएबल 0 होते हैं। नोटिस इन द अबव टेबल that all allocations are circled in the appropriate cells, ठीक है। These represent the basic variables for this solution. There could be 5 basic variables m plus n minus 1 to satisfy the requirement of the stepping stone algorithm. हमारे पास ये 3 था ना, m भी 3 था, n भी 3 था, तो 3 plus 3 minus 1 is equal to 5 in our case, ठीक है। To satisfy the requirement of the stepping stone algorithm, the recommended allocations and associated costs for the initial solution are summarized in the following table. तो ये आपके पास यही जो मैंने एक्सप्लेन किया कि आपके पास 5 जो हैं वो बेसिक वेरिएबल्स बने। अब इनिशियल सोल्यूशन जो है हमने नेक्स्ट टेबल में समराइज करते हैं कि इनिशियल सोल्यूशन आपका है क्या। यहाँ पे देखें, अब हमने ये टेबल इस तरह से बना दिया कि फ्रॉम ओरिजिन टू डेस्टिनेशन, यानी फ्रॉम ओरिजिन 1 टू डेस्टिनेशन 1 55 क्वांटिटीज़ हमने दी हैं, ठीक है।
और टोटल जो मल्टीप्लाई हमने ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मल्टीप्लाई बाय यूनिट कॉस्ट। अब यूनिट कॉस्ट क्या थी, आप अगर टेबल देखें तो यूनिट कॉस्ट भी लिखी हुई है ना उधर, ये देखें इस टेबल में यूनिट कॉस्ट लिखी हुई है, ये ऊपर जो शुरू के टेबल की वैल्यू थी, ये जो कॉर्नर पे हम लिखते जा रहे हैं साथ साथ, ये इसलिए हमने साथ साथ लिखी कि दोबारा पीछे नहीं जाना पड़ेगा, वरना हमें बहुत पीछे जाके तो ओरिजिनल टेबल देखना पड़ता है। ये देखें ये जो पीछे टेबल है, ये टेबल है, ठीक है। इसकी ये जो 5, 10, 10 ये जो क्वांटिटीज़ है ना, ये हम कॉर्नर पे लिखते जा रहे थे। यहाँ पे भी कॉर्नर पे लिख दिया था हमने इस टेबल में, फिर हमने इस टेबल में भी कॉर्नर में लिख दिया। अब हमने सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, 55 को 5 से, 15 को 20 से, 65 को 30 से, 35 को 20 से, 40 को 30 से, ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे हमारे पास क्या आता है। तो ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम कि 1 फ्रॉम डेस्टिनेशन 1, फ्रॉम ओरिजिन 1 टू डेस्टिनेशन 1 क्वांटिटी 55 आ गई, और मल्टीप्लाई बाय यूनिट कॉस्ट विच इज़ $5, तो आपके पास टोटल कॉस्ट $275 आ गई। इसी तरह फ्रॉम डेस्टिनेशन 2 टू फ्रॉम ओरिजिन 2 टू डेस्टिनेशन 1, अब मैं इधर हूँ, फ्रॉम ओरिजिन 1 to 1 जो हमने किया था वो तो आ गई 275, ठीक है। फिर फ्रॉम ओरिजिन 2 टू डेस्टिनेशन 1 15 क्वांटिटीज़ थी, मल्टीप्लाई बाय द यूनिट कॉस्ट तो 300 इसकी आ गई आपके पास। फिर ये फ्रॉम ओरिजिन 2 टू डेस्टिनेशन 2 जो कि उसकी 65 क्वांटिटीज़ थी, मल्टीप्लाई बाय 30 तो ये कॉस्ट आ गई $1950। फिर 3 से 2 पे जो हमने किया उसके 35 क्वांटिटीज़ थी, मल्टीप्लाई कर दिया 20 के साथ तो ये 700 आ गई। फिर जो डेस्टिनेशन 3 से 3 पे हमने किया वो 40 क्वांटिटी थी, मल्टीप्लाई बाय 30 जो उसकी यूनिट प्राइस है तो 1200 यहाँ से आ गया, तो टोटल कास्ट आपकी बन गई 4425। ये टोटल इनिशियल कास्ट है, ये ऑप्टिमल नहीं है, ये टोटल इनिशियल कास्ट है। अभी इसको हम जब ऑप्टिमाइज़ करेंगे तो ये और मिनिमम होगी। अभी तो ये इनिशियल सोल्यूशन है जिसमें हम कह रहे हैं कि आपके पास $4425 आपके लग जाएंगे अगर इस तरह की एलोकेशन करें। अच्छा याद रखें इसमें हमने सारे नहीं यूज़ किए, देखिए 1 2 1 3 नहीं लिखा क्योंकि वो 0 थे इसलिए हमने लिखे नहीं, तो हमने सिर्फ वो लिखे हैं ओरिजिन डेस्टिनेशन जिनकी कुछ ना कुछ क्वांटिटीज़ एलोकेट हुई थी। तो 5 है ना ये टोटल, 1 2 3 4 5 बेसिक वेरिएबल्स जो आए थे उनकी हमने सिर्फ लिखी है 1 1 2 1 2 2 3 2 3 3 2 3 नहीं था, 3 1 नहीं था, 1 2 और 1 3 नहीं थे तो वो हमने नहीं लिखे, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी कॉस्ट मिनिमम होगी। इसके बाद हम जो है स्टेपिंग स्टोन एल्गोरिथम करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास एग्जांपल हमने की स्टेपिंग स्टोन एल्गोरिथम की, कॉर्नर पॉइंट मेथड की। एक दफ़ा से दोबारा मैं आपको ये रिव्यू कर देता हूँ जो सॉल्यूशंस हैं। सॉल्यूशंस जो हमने ट्रांसपोर्टेशन मॉडल के पढ़े हैं, हमने स्टेपिंग स्टोन एल्गोरिथम यूज़ करना है, ये हमारा अल्टीमेट एम है। लेकिन उससे पहले जो इनिशियल सोल्यूशन हमने बनाना है, इनिशियल सोल्यूशन के लिए हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास टेबल था, ठीक है, दोबारा से देख लें। इसमें यूनिट कॉस्ट है फ्रॉम ओरिजिन 1 2 3 टू डेस्टिनेशन 1 2 3, और इसमें हमने जो स्टार्टिंग सोल्यूशन है वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक, रिक्वायरमेंट जो स्टेपिंग स्टोन एल्गोरिथम थी उसके मुताबिक हमने जो सा किया। और इसमें हमने ये पहले इस तरह का टेबल बनाया कि वेरिएबल्स लिख दिए, साथ जो इनके कोएफिशिएंट्स थे वो ऊपर कॉर्नर्स में लगा दिए, ठीक है। फिर हमने जो एलोकेशन की है वो लेफ़्ट टॉप कॉर्नर से, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से शुरू किया हमने, जहाँ पे पूरी की पूरी पहले सप्लाई दे दी, फिर जितनी बाकी रह गई थी वो 2 से दी, 2 में जितनी बाकी रह गई थी वो डेस्टिनेशन 2 पे भेज दी। इस तरह करते करते हमने ये टेबल कंस्ट्रक्ट किया जिसमें आपकी सारी की सारी डिमांड भी पूरी होगी और सारी की सारी सप्लाई भी एलोकेट हो गई। फिर हमने इसकी कॉस्ट निकाली कि कॉस्ट कैसे निकलेगी। 15 यूनिट्स हमने यहाँ से लिए, ये आपके पास 15 यूनिट्स हैं तो इसकी ये कॉस्ट थी 15, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया आपस में। इसी तरह 15 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 65 को 30 से, 35 को 20 से, 40 को 30 से, तो इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास टोटल कॉस्ट भी आ गई, ठीक है। तो ये जो है हमने पढ़ा सिर्फ अभी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड पढ़ा है इनिशियल सोल्यूशन निकालने के लिए। अभी हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, हम स्टेपिंग स्टोन प्रॉब्लम पढ़ेंगे सॉल्व करने के लिए, तो फिर आपके पास आएगा। ये आपके पास टोटल कॉस्ट भी हमने निकाल ली, ठीक है। तो अब रिव्यू करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा और नेक्स्ट टाइम क्या पढ़ेंगे, और दैट विल बी इट फॉर टुडेज लेक्चर। तो आज हमने क्या पढ़ा, वी स्टार्टेड चैप्टर 12 ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट मॉडल्स, covered section 12.1 and part of section 12.2, general form and assumptions of transportation model, ये section 12.1 में था। फिर initial solutions to transportation model जो हमने corner point method पढ़ा, north west corner method जो पढ़ा वो 12.2 में था। हम 12.2 को जारी रखेंगे next और stepping stone algorithm को discuss करेंगे। Alright, that's it for today's lecture. Assalamu alaikum and Allah Hafiz.